जी बेटा, फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म जैसे वर्ड है, दिस इज आल्सो इंडिकेटिंग मींस के फॉर्म। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है, यहाँ से ही पता चल रहा है, कुछ आइडिया मिल रहे हैं। और जो मैंने बताया था कि जस्ट ये एंग्लो अमेरिकन जो थी, वो न्यू एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो थी, वो मूवमेंट थी, ठीक है जी। और ये फॉर्म वाली जो है, ये रशियन है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई फॉर्म जो है, दैट डिटरमाइंस द होल आइडिया एंड कंसेप्ट। और ये जो ऑर्गेनिकली इनका मिक्सचर होता है कंटेंट्स का और फॉर्म्स का, तो इसलिए इन लोगों ने जो है ना इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया इन दिस 20th सेंचुरी। तो देयरफॉर इट बिकम्स अ डिस्टिंक्ट थ्योरी फ्रॉम अदर्स, ठीक है जी। तो इसमें बेसिक जो लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है, और इसमें बताया जाता है कि लिटरेरीनेस जो है, और ये लिटरेरीनेस जो है ना, ये भी एक आर्ट है। मसलन एक कहानी होती है, उसको जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो दैट रिक्वायर्स क्रिएटिव फैकल्टी, राइट, कि हाउ टू बिगिन प्लॉट मींस व्हाट इज द, इसमें ये भी बताया हुआ है रशियन जो है ना, इन्होंने ये बताया हुआ है कि किस तरह स्टोरी को वो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पड़ी हुई है। अब उन्होंने कहानी को कैसे उसको जो है ना लिटरेरीनेस उसके अंदर डालनी है, उसके अंदर पैराडॉक्सेस, उसके अंदर आयरनी, और उसके अंदर बिगिनिंग, मिडल, एंडिंग, तो इट्स ऑल अप टू द ऑथर, इट्स ऑल अप टू द ऑथर। तो इट मीन्स कि ये एक फॉर्म क्रिएट करना भी एक आर्ट है। तो इसलिए इन्होंने फॉर्म को बहुत स्ट्रेस किया। इनके लिए जो है कुछ और जो चीजें, सोशो प्री कंसीव नोशन, बायोग्राफी ऑफ द ऑथर, और ये बिल्कुल वहां से सिमिलर ही हैं जो न्यू एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाले हैं, और ये वाले भी, ठीक है जी। तो इसलिए फॉर्मलिज्म के ऊपर इन्होंने स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इमर्ज इन रशिया अराउंड 1915, तो इसको कहते हैं हम फॉर्मलिज्म। और फॉर्म से ही ये आइडियाज अपने ले रहे हैं कि फॉर्म जो होती है पोइट्री के अंदर, स्टेंजा को फॉर्म किया जाता है, उसके अंदर राइम रिदम होती है, उसके अंदर जो है ना स्ट्रेस होते हैं लाइंस के अंदर, अनस्ट्रेस जो है ना उनका कम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ये एक जो है ना सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी है, दिस इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। इट डजंट मैटर कि मतलब आप ऐसे ही उठें और पोइट बन जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्म बहुत बहुत अच्छी चाहिए। नॉवल है तो उसके अंदर से भी नैरेटोलॉजी होनी चाहिए, उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू पता चलना चाहिए कि हु इज द फर्स्ट पर्सन नरेटर, हु इज द सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है। और उसके बाद कभी कभार ओमनिशाइंट, जो मतलब हर जगह मौजूद होता है जो नरेटर है। तो नैरेटोलॉजी में भी, लिटरेरीनेस में भी इन्होंने फॉर्म को बहुत स्ट्रेस किया है। तो इन्होंने कहा कि ये चीजें जो है ना, अगर मतलब जो है ना आप टेक्स्ट पढ़ें और उसके अंदर उसकी क्रिएशन को देखें, तो वो आपको समझ आएंगी। द फाउंडर्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म का नाम कौन कौन से हैं जी, ये हैं विक्टर शोल्वेस्की, पोरस इचन बॉम, रोमन जैकॉब्सन, व्लादिमीर प्रॉप, योवी टेनियनोव। तो चूंकि ये इंग्लिश नहीं है, इसलिए इनके नाम भी थोड़े थोड़े अजीब व गरीब हैं। तो इसलिए रशियन है, ठीक है जी। रशियन ड्रामास भी पढ़े तो उनके नाम जो है ना, वो कंसेप्ट तो समझ आ जाते हैं, ड्राम नाम जो होते हैं उनके थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हाउ डज अ टेक्स्ट वर्क, तो व्हाट इज देयर मेजर फोकस, देयर फोकस इज ऑन फॉर्म नॉट कंटेंट। कि मतलब आप यहाँ पर वो कहते हैं कि फॉर्म, जब आपने आर्टिफिशियलिटी जो है आपकी वो सोफिस्टिकेटेड है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर अगर यूनिटी है और बहुत सारी चीज़ें कंटेंट्स के साथ मिल रही है, तो देन इट विल कन्वे इट्स मैसेज। जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज वैसे तो जो है इसकी फॉर्म को देखा जाए तो इसका कंटेंट्स और जो मतलब जो है ना इनका दरमियान आपस में इंटरलिंक आर्बिट्ररी होता है। मतलब हमने कोई भी चीज ले लें, बेड ले लें, ठीक है जी। बेड एक ऐसी चीज है जो लेटने वाली चीज है, ठीक है। तो वी हैव डेवलप सच एन आइडिया। तो इट मीन्स कि जब जो ही बेड का नाम आएगा तो इट विल डेवलप एन आइडिया। तो इस मीन्स कि यहाँ से हम लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस के जरिए से सीख रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे जो है ना सब लैंग्वेज भी चल रही होती हैं। हेट्रोग्लोसिया, इसका भी कंसेप्ट इन्होंने दिया हुआ है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। कि मतलब देखें ना, एक हम जब बात कर रहे होते हैं, लॉयर के साथ बात कर रहे होंगे, आगे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं वैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ अभी। कि मतलब देखेंगे हेट्रोग्लोसिया में इसने ये बताया कि लैंग्वेज के बहुत सारे कोड्स हैं, ठीक है। जब हम दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारी लैंग्वेज का स्टाइल और डिफरेंट, जब हम ऑफिशियल बात कर रहे होते हैं हमारा कुछ और होता है, जब हम अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारा कोड्स अलग होते हैं। तो इट मीन्स कि लैंग्वेज नॉट ऑन एक्सोफोरा, तो बायोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन, तो इनको उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इटसेल्फ मतलब जो है ना फोकस, और जो है ना ये बिकम द फोकस, ठीक है। तो लैंग्वेज के अंदर से, टेक्स्ट के अंदर देखिए उन्होंने क्या कहा था, टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये लैंग्वेज के ऊपर बेस बना रहे हैं कि भाई फॉर्म जो है उसको देखें, लैंग्वेज कैसे फॉर्म हुई है, उसके अंदर क्या रिदम आया है, नरेटर ने क्या कहा है, लिटरेरी टेक्निक्स कौन सी यूज हुई है, मतलब पैराडॉक्स क्या हुआ है, मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से आए हैं, तो इनको देखें तो आपको कहानी समझ आ सकती है। तो लिटरेरी वर्क्स रिजेंबल मशीन्स, they are the result of an intentional human activity in which a specific skill transforms raw material into a complex mechanism suitable for a particular purpose। तो वो कहता है कि ये फॉर्म ऐसे नहीं हो जाती। पहले सबसे पहले तो एक आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टोरी पड़ी हुई है।
अब सबसे पहले तो जो क्रिटिक होगा, ऑथर होगा, वो देखेगा कि अब मैं इसको नॉवल की फॉर्म दूं, पोइट्री की फॉर्म दूं। अब पोइट्री के अंदर भी इसकी सब फॉर्म्स आती हैं, लिरिकल पोइट्री, एपिक पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री। फिर वो कहेगा अच्छा मैं अगर इसको ड्रामा में ले आऊं और ये प्रोज ले आऊं, नॉवल में ले आऊं, इसकी प्रोज लैंग्वेज रखूं, साइंस फिक्शन लूं, तो ये वो कहता है ये चीज तो है, मतलब वो बिल्कुल मशीन की तरह है। ठीक है, तो जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं ऐसे नहीं बन जाते कि मतलब उठे और आप, बल्कि इनकी फॉर्म को बनाना पड़ता है, इनको क्रिएट करना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि सूटेबल होता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस। और अगर आप देखते हैं जो ज्यादातर ट्रेजिक स्टोरीज होती हैं वो ज्यादातर एपिक में लिखी जाती हैं। ठीक है जी। और जो सोशल पिक्चर्स होती हैं ज्यादातर ड्रामा में लिखी जाती हैं। जैसे आजकल देख लें, आजकल का ड्रामा जो है वो बहुत ज्यादा सोशल सटायर कर रहा है, और इसमें हम लोग, हमारे लोगों के मैनर्स को दिया जाता है। तो इस तरह ये फॉर्म को क्रिएट करना भी ये ऑथर की इंटेंशन के साथ मतलब मौजूद होता है, उसने वो किस तरह उसको बयान करना है। ये खुद से नहीं है, ये बल्कि एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसको देखा जाता है एंड देन क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए ये फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। ये कहते हैं कि लिटरेचर आर्ट जो टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स को समझ लिया जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमें कोई चीज़ एक्सटर्नल, हमें कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। हाउ डज द कार वर्क, जैसे ये ब्रेक द डिवाइसेस डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, कि आप देखें कार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, टायर्स हैं वो घूम रहे हैं, इंजन जो है वो उनको हरकत कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर पेट्रोल डल रहा है। तो इसी तरह पोइट्री को भी इस तरह वो क्रैक कर देते हैं। ठीक है, डिवाइस कर देते हैं डिवाइसेस को और उनके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के अंदर। जैसे अगर हम देखें एपिक है, एपिक के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, प्लॉट होती है, करेक्टर होता है, ठीक है जी, थीम होता है, उसके बाद मेलोडी, डिक्शन, स्पेक्टेकल, ये 6 चीज़ें हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो है ना ये ड्रामा में ये चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह एपिक में भी थोड़ा बस आर्ट जो है ना वो स्पेक्टेकल नहीं होती। ठीक है जी, थोड़ा सा चेंज होता है। तो इट मीन्स के अगर हम फॉर्म को, जॉनरे को देखेंगे तो हमें फॉर्म को देखना पड़ेगा। फॉर्म को देखेंगे तो फिर इसको किस तरह क्रिएट करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, इसकी बिगिनिंग कैसे बनानी है, इसका मिडल कैसे जाके आगे कहानी में कम्प्लेक्स कैसे होना है। तो ये चीज़ें जो है ना ये क्रिएटिविटी से इनका डिपेंड होता है। ठीक है, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को पढ़ते हैं। लिरिकल पोइट्री में आप देखें जैसे सोनेट है, सोनेट का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि मतलब पहले ऑक्टेव में लिखा गया था 8 लाइंस में, और फिर जो है ना नीचे 6 लाइंस होती थी। ठीक है, जो लिरिकल पोइट्री की सब फॉर्म है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको फिर चेंज किया गया, शेक्सपियर ने इनको 4 4 जो है ना वो जो है ना लाइंस में किया, और नीचे एंड पे 2 लाइंस ले आए, मतलब 14 लाइंस को उन्होंने डिवाइड करना होता था, पहले 8 और 6 की। तो इस तरह ये एक डिवीजन है इसके फॉर्म के अंदर, मतलब जो है ना कहानी का पता चल जाता है। ठीक है जी। तो इससे फॉर्म को बहुत ज़्यादा इन्होंने देखना होता है। तो सिमिलरली टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ डिवाइसेस। टेक्स्ट कोई ऐसे नहीं बन जाता। ठीक है जी। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, नैरेटिव डिवाइसेस हैं। इनको देखा जाता है, स्टाइल क्या आया, लिटरेरीनेस के अंदर जो है ना वो मेजर फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मैं अभी बता भी रहा था, तो स्टाइलिस्टिक फीचर्स के अंदर देखा जाता है कि इसको कैसे फॉर्म किया गया है, इसके अंदर राइम रिदम कैसे लिखा गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। नैरेटिव में पॉइंट ऑफ व्यूज देखे जाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, या थर्ड पर्सन में है। तो इस तरीके के साथ ये टेक्स्ट जो है वो खुद से एक टेक्सचर है जो हमारे सामने आ रहा है, उसको क्रिएट किया गया है, उसको कोई ऐसे नहीं जो है ना वो रख दिया गया। तो ये हमारे सामने एग्जामिनेशन के लिए जो आया है। अब फॉर्मलिज्म टेक्निकल टर्म्स इनकी क्या है जो इन्होंने स्पेसिफिकली डिवाइस की, तो देयर फॉर दे कम इन अंडर दिस थ्योरी। ठीक है जी। सबसे पहले फेब्योला जो एक स्टोरी है, तो उसके बाद शूजे है, प्लॉट। ठीक है, स्टोरी जो होती है जो रॉ मटेरियल में पड़ी होती है, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता चला है जी एक हीरो है, उसके साथ ये होने वाला है। अब आपने प्रेजेंट कैसे करना है, फॉर्म कैसे बनानी है, उसको क्रिएट कैसे करना है, दैट इज ऑल अबाउट प्लॉट। तो उसको कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स में कैसे चेंज करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल एंड पोइटिक लैंग्वेज। फिर लैंग्वेज का भी डिफरेंस है। इन्होंने ये कहा है कि एक पोइटिक लैंग्वेज होती है, एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज होती है। जैसे कि ये आई ए रिचर्ड्स ने भी यही कहा था। ठीक है जी, कि साइंटिफिक लैंग्वेज और दूसरी इमोटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ आ रही है। लिटरेचर एंड लिटरेरीनेस, अगर लिटरेचर है तो उसके अंदर उसका लिटरेरीनेस कितना आ रहा है, उसके अंदर क्या जॉनरे किसको वो फॉलो कर रहा है, क्या वो नैरेटोलॉजी के अंदर पूरा उतरा है, क्या वो लिटरेरी टर्म्स के अंदर पूरा उतरा है, क्या उसके स्टाइलिस्टिक फीचर्स पूरे हैं। फोरग्राउंडिंग एंड बैकग्राउंडिंग, किन इवेंट्स को पहले फोरग्राउंड करना है और किन को बैकग्राउंड में रखना है, मतलब आयरनी किस तरह एम्प्लॉय करनी है। तो ये वो कहता है कि ये एक टेक्निक्स होती हैं जिनको पोइट खुद यूज करता है, और वो उसकी इसकी क्रिएटिविटी को बता रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके के साथ इनकी ये बेसिक जो है ना, फेबुला क्या है, स्टोरी। शूजे क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लॉट्स। ठीक है जी। स्टोरी वो है
जो आपके पास रॉ मटेरियल में पड़ी हुई है। अब प्लॉट वो है जिसको आपने डिवाइस करके उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है लोगों के सामने, आयरनी, सस्पेंस, पैराडॉक्सेस, और ये लैंग्वेज के अंदर जितने भी चीजें हैं लिटरेरीनेस उनकी बनानी है, स्टाइलिस्टिक फीचर बनाने हैं, राइम रिदम में उनको अगर उसका एक्सेंट है, फॉर्म कैसे डेवलप करनी है, तो इस तरीके के साथ इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। फेबुला स्टोरी, व्हाट इज द टेक्स्ट अबाउट, व्हाट हैपेंस, मीन के ये हमें ये बताती है कि क्या इवेंट्स हुए, कहाँ पर आके कॉन्फ्लिक्ट, अभी ये जस्ट मतलब कि स्टोरी क्या है, रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में पड़ी हुई है। अब प्लॉट में ये होगा कि जब आपने प्लॉट उसको बनाना है, तो एग्जांपल एक फाइट क्लब की एक जो है ना ये मूवी की दी गई हुई है, उसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया। स्टोरी है इज अबाउट अ गाय एडवर्ड नॉर्टन हु इवेंट्स एन अल्टरनेट पर्सोना, ठीक है, टेलर ड्रूडन, ब्रैड पिट है जो हीरो है, इन ऑर्डर टू गिव हिमसेल्फ द करेज टू ब्रेक आउट ऑफ हिज मंडेन व्हाइट कॉलर एग्जिस्टेंस, ठीक है जी, वो एक मतलब व्हाइट कॉलर एग्जिस्टेंस है, बड़ा थोड़ा पॉलिटिशियन है, तो अब उसके लिए उसने एक अपना जो है स्टोरी क्रिएट मतलब बनाई हुई है कि मैं मतलब अब इसको प्रेजेंट करना, दैट इज द आर्ट, ठीक है, ये फॉर्म है। अब वो फॉर्म कैसी क्रिएट की जाए कि वो बंदा अपने परसोने को जो है ना वो फोरग्राउंड कितना करना है, बैकग्राउंड कितना करना है, ये अभी उसी बात में आ रही थी बात कि मतलब इनके अंदर ये एक क्रिएटिव स्किल होती है कि वो किस तरह मतलब। तो शूजे क्या है, प्रेजेंटेशन पर, हाउ इज द टेक्स्ट इज अरेंज, हाउ इज द स्टोरी टोल्ड। तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि इसको अरेंज कैसे किया, इसका बिगनिंग में क्या इवेंट्स बताए गए हैं, क्या ये प्रॉपर बिगनिंग है, उसके बाद जो है ना क्या नाम है कि उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर जो ना रेजोल्यूशन आता है स्टोरी में, तो इस तरीके के साथ कैसे, तो जैसे आप मूवीज देखते हैं ये ड्रामेटिक आर्ट है ना, तो ये फाइन आर्ट में ही आते हैं, मूवीज, ड्रामास, नॉवेल्स एटसेट्रा। तो इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो देखें वो आर्ट राइटर के ऊपर होती है, उन्होंने रिजॉल्व कैसे करना है, उन्होंने क्या चीजें करनी है। वैसे तो अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु मतलब जो है ना मेड सच जजमेंट्स, बट अब नो, अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थीरीज जो है ना वो चेंज हो रही हैं क्रिटिसिज्म की, और अब जो है ना वो इसी तरह प्रेजेंटेशन कर रहे हैं साइंस फिक्शन वगैरह में वो मोल्ड करके, तो मतलब ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के बायस है। डिसिप्लिन कंसर्न विद फेबुला स्टोरी एंड सो ये इज कॉल्ड नैरेटोलॉजी। तो ये जो डिसिप्लिन इन दोनों को करता है कि नरेट कैसे किया गया, इसमें फर्स्ट पर्सन आया नरेटर, नरेटर को भी देखना होता है स्टोरी कौन टेल कर रहा है, स्टोरी में क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है जी, और इसमें क्या लिटरेरीनेस आ रहा है, ये सारा डिसिप्लिन जो है वो नैरेटोलॉजी में आ रहा है, ठीक है जी। अ क्लासिक टेक्स्ट कॉमनली व्यूड एज वन फाउंटेन हेड ऑफ narratology इज व्लादिमीर प्रॉप्स मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉक टेल। तो ये व्लादिमीर प्रॉप्स की एक ये वाला क्लासिक टेक्स्ट है जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरह इसको क्रिटिकली देखा जाता है जी। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टोरीज नेटेम्स, बाय डिकंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज, इसका थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि भाई इसने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रशियन फॉक टेल्स इनटू देयर स्मॉलेस्ट नैरेटिव यूनिट्स। जैसे सबसे बड़ा इनका काम यही है कि एक चीज को जो ना आप क्रैक करें, उसको कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स में लेके आए, किसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट की गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है जी। तो अगर मतलब मैंने बताया कि एपिक को देखा जाए, ड्रामा के अंदर क्या चीज फॉर्म कैसे क्रिएट होती है, इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है, तो इन चीज़ों को देखा उसने। अब स्मॉलेस्ट नैरेटिव यूनिट्स में इसने चेंज किया। प्रॉप वाज एबल टू अराइव एट अ टिपोलॉजी ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर्स 31 जेनरिक नैरेटिव्स ऑफ दैट जॉनर ऑफ द रशियन फॉक टेल। इसने तकरीबन उनको ये डिस्क्राइब किया। व्हाइल नॉट ऑल आर ऑलवेज प्रेजेंट, ही फाउंड दैट ऑल द टेल्स ही एनालाइज्ड डिस्प्लेड द 31 फंक्शंस इन अ अनवेयरिंग सीक्वेंस परफॉर्म्ड बाय 8 कैरेक्टर्स, हीरो, विलन, विक्टिम एंड सो फोर्थ। तो कहता है कि ये मौजूद जरूर होती हैं, ये नहीं होता कि सारी की सारी हर कहानी में मौजूद हो, ठीक है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है। वो 30 जो है ना वो जरूर मौजूद होंगी, मतलब उसने अक्रॉस द अपने नैरेटिव्स को देखा। अब नैरेटिव डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर में द 31 फंक्शन ऑफ द नैरेटिव्स, ये वही वाली व्लादिमीर प्रॉप की जो है वो फंक्शन है कि भाई करेक्टराइजेशन, द फंक्शन ऑफ ए ड्रामेटिक पर्सोना, ठीक है, द हीरो। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि अगर अरिस्टोटल को देखा जाए तो वो ये कहता है कि हीरो कौन होता है, जिसके अंदर गुडनेस, अप्रोप्रिएटनेस, लाइकनेस और कंसिस्टेंसी मौजूद हो। तो ये फंक्शन ऑफ ए ड्रामेटिक पर्सोना, पर्सोना हीरो करेक्टर क्या होना चाहिए, ठीक है जी। तो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये नैरेटोलॉजी में सारा कुछ इनका सब जो ना वो आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट्स आ रहे हैं। नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन ओमनीशाइंट नरेटर भी हो सकता है, ठीक है, जो जो ऑब्जेक्टिव नैरेटिव करता है। फर्स्ट पर्सन ये होता है जरा सब्जेक्टिव हो जाती है थॉट, ठीक है जी, और वो खुद अपने ही थॉट में आई हुई का फर्स्ट पर्सन जो है ना प्रोनाउंस का यूज कर रहा होता है। तो हमने इन चीजों को भी देखना, नैरेटोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, तो ये नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है ना इन्होंने बताया है। नैरेटिव स्ट्रक्चर एन एग्जांपल, ठीक है जी। तो इसमें बताया गया, ये देखें कि किस तरह कहानी एक्सपोज होती है, फिर राइजिंग एक्शन की तरफ जाता है, फिर कॉम्प्लिकेशन होता है, फिर क्लाइमेक्स आ जाता है, फिर और रिवर्सल ऑफ सिचुएशन आ जाती है। जैसे आपने एक्सपोजिशन के अंदर देखा होगा ओडिपस रेक्स की कहानी, तो आपको अंदाजा होगा उसमें आपने देखा होगा किस तरह एक्सपोज किया जाता है कि यहाँ पर एक किलर है,
ठीक है, उसने कोई कत्ल किए हुए हैं और वो अब उस हाँ, जो ना किलर को ट्रैक डाउन करना चाहता है और उसको ये नहीं पता, राइजिंग एक्शन में आगे चल के पता चलता है कि सर आप जो है ना यहाँ पर कोई किलर मौजूद है। ठीक है, एक्सपोज ये होता है कि यहाँ पर जो किस वजह से वो प्ले गया हुआ था। राइजिंग एक्शन में ये पता चलता है कि किलर को यहाँ से पकड़ना और उसको एक्सपेल करना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेशन में ये हो जाता है कि अब कहानी जो है ना इसकी तरह रिवर्ट होकर आ रही है। अब वाइफ भी ये चाह रही है कि मतलब जो है ना ये ना इतना मेरा जो हस्बैंड है वो इतना ज्यादा इंक्वायरी ना करे, ओडिपस जो है ये छोड़ दे। बट अब आहिस्ता आहिस्ता रिवर्सल ऑफ सिचुएशन की तरफ आता है और ये फॉलिंग एक्शन है एंड देन जो है ना कैटास्ट्रॉफी आती है। अच्छा, तो राइजिंग एक्शन में ये जो है ना रिवर्सल में ये होता है कि बिल्कुल अब जो है ये इसका रोल जो है बिल्कुल अब अपोजिट नजर आ रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि ये खुद किलर है, लेकिन ये चाहता है कि मैं अब इसकी इन्वेस्टिगेशन को मैंने कैरी आउट करना ही करना है। ठीक है जी, और फॉलिंग एक्शन में ये कहता है कि चाहे मैं किसी गरीब का बेटा निकल आऊं, मुझे यही है ना, इसको ये नहीं पता था कि ये खुद किलर निकल आएगा। ठीक है, तो फिर कैटास्ट्रॉफी इसके साथ ये होती है। तो इस तरह ये एक नैरेटोलॉजी के अंदर हमें कहानी को अगर हम देखें तो हमें फिर सारा स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी का मतलब ये समझाने के लिए मैंने बात किया है, तो इसमें हमें सारी समझ आ जाती है। उसमें मैंने ओडिपस की एग्जांपल दे दिया। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी जो है इस तरह बनाई जाती है। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, अगर हम इनको देखें तो हमें पता चलता है कि फॉर्म जो है ये क्रिएट की गई है, ये इसका ऑर्गेनिक कंटेंट्स के साथ ऑर्गेनिक जो है ना वो उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ठीक है जी, तो उसके बाद दूसरा नंबर पे आती है ये नैरेटोलॉजी हो गई प्रैक्टिकल एंड पोएटिक लैंग्वेज। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको पता है कि जैसे कुछ भी बात की जाए, ठीक है, तो वो समझ आ जाती है, जबकि पोएटिक लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के की जाती है। जैसे बादल रो रहे हैं, ठीक है जी, तो हम सीधा ये भी तो कह सकते हैं बारिश हो रही है, तो ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग। तो ये पोएटिक और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इन्होंने फर्क किया। तो मैंने बताया था ना कि लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म वाले, क्योंकि वो कहते हैं कि लैंग्वेज के अंदर बहुत कुछ मौजूद पड़ा हुआ है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए तो बड़ी आर्ट मंथ क्रिएट हो जाती है। पोएटिक स्पीच इज फ्रेम स्पीच, प्रोज इज ऑर्डिनरी स्पीच। तो आपको पता है पोइट्री जो होती है उसको क्रिएट किया जाता है, उसको हार्मनी में लेके आया जाता है, उसके अंदर एलिट्रेशन, उसके अंदर एसोनेंस, उसके अंदर कॉन्सोनेंस यूज किए जाते हैं। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई बिगिनिंग साउंड, जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को समझाने के लिए और वो बड़ी आसानी से समझ आ सकती है। बी जो है ये ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तीनों में बी कॉमन आ रहा है, तो ये है एलिट्रेशन। ठीक है जी, और जो है ना कॉन्सोनेंस क्या है? जो एंडिंग जो उसका कॉन्सोनेंट साउंड है, के, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंस। और एजोनेंस क्या है? ई ए जो है, ई ए का साउंड जो है ना, और वो आपको पता है ई ए जो है वो, चूंकि ए जो है वो एक प्रीडोमिनेंट जो है ना वो वावल है, तो इसलिए वो ए की आवाज लेता है, ई की आवाज नहीं आती। ठीक है, वो ई जो है वो इंफीरियर वावल है, तो इसलिए ए की आवाज, तो ए ये एजोनेंस है। ठीक हो गई, तो इसलिए एक साथ पोइट्री जो है ना इसको एक फ्रेम स्पीच के अंदर रखा जाता है, इसको एक रिदम, तो ये देख लें इस तरह एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस का यूज होता है। फिर आगे राइम स्कीम भी बनाई जाती है, तो रिदम भी क्रिएट। प्रोज इज ऑर्डिनरी स्पीच, इकोनॉमिकल, इजी, प्रॉपर। द गॉडेस ऑफ प्रोज, ठीक है जी, इज अ गॉडेस ऑफ द एक्यूरेट फैसाइल टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो ये शिलोवेस्की कह रहा है कि ये जो प्रोज होता है इसमें कोई इतनी बनावट नहीं आती। तो यही तो डिफरेंस है कि पोइटिक लैंग्वेज का, तो इसका मतलब हुआ पोइटिक लैंग्वेज में आपको क्रिएशन चाहिए, आपको फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड अप्रोच चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि जो प्रोज है वो तो ऑर्डिनरी डे टू डे स्पीच है, उसके अंदर इकोनॉमिकल से अल्फाज का यूज होता है, उसमें तो कोई इतना ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच और सिमिली मेटाफर का कुछ यूज नहीं होता, तो वो तो बिल्कुल जो है ना ऐसे आसानी से हो जाता है। तो इसलिए पोइटिक जो स्पीच है वो आपको बोलने के लिए आपको पूरा एक प्लानिंग चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया भी है कि मतलब किसी पोइट्री को समझने के लिए हम देखेंगे तो उसके राइम स्कीम, उसका साउंड, उसका सिस्टम जो मैंने समझाया है, एलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। ठीक है जी, ये एक, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये एक प्री जो है ना इनके टेक्स्ट के अंदर जो है ना पोइटिक लैंग्वेज इज अ डिफिकल्ट, रफ एंड इम्पीडेड लैंग्वेज। तो ये देखने को कह रहा है, ये एक वो सादा और शॉर्टकट लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको इम्पीड किया जाता है, इसके अंदर रुकावट आती है, इसको आप खुद क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो कि मतलब जो है ना किस तरह इसको क्रिएट करने के लिए आपको रिदम बनाना पड़ता है, उसके अंदर कितने सारे जो है ना वो स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, तो देन जाके एक लैंग्वेज क्रिएट होती है। तो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन पोएटिक लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय शिलोवेस्की एंड अप्लाइज टू ऑल आर्टिस्टिक फॉर्म। तो बेसिकली मैंने बताया था कि वो जो एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट है जिसको न्यू एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है, और फॉर्मलिज्म, फोकस इन दोनों का इक्वल ही है तकरीबन तकरीबन। जस्ट इन्होंने जरा थोड़ी सी मतलब नैरेटोलॉजी के ऊपर बात कर दी, लिटरेरीनेस के ऊपर बात कर दी, कार उन्होंने भी दी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मतलब जो है ना इनका आइडियाज के इन्होंने टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट डिवाइन कर दिए, अदरवाइज दे आर कॉमन इन एवरी रिस्पेक्ट। ठीक है जी, तो ये तीसरा जो इसका मेन फोकस है वो ये है आर्टफुलनेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेरीनेस ऑफ आर्ट। व्हाट इज इट? ठीक है जी, कि किस तरह इसको क्रिएट किया जाता है। जी,
of the literariness of artfulness of a work of literature that which makes it an aesthetic object resides entirely in its devices। ये देखे ना कि मतलब उसकी डिवाइसेस हैं। वो कहता है कि हम अगर रिदम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करते हैं तो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। ये ऐसे नहीं हो जाता, फॉर्म ऐसे क्रिएट नहीं हो जाती, क्योंकि उसने खुद कह दिया हुआ कि पोइटिक लैंग्वेज जो है वो बड़ी बनावटी लैंग्वेज है। उसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तख्लीक किया जाता है और उसको फिर टेक्सचर की तरह एक फॉर्म किया जाता है। ये ऐसे जो है ना वो नहीं आ जाती कि मतलब है ना जिस तरह प्रोज है, प्रोज में क्या होता है कि बस जस्ट मतलब आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, ठीक है जी, बारिश हो रही है तो मतलब मीनिंग समझ आ गया। लेकिन जब मैंने कहा कि बादल रो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा बात को घुमा दिया कि मतलब बादल ऐसे हो रहे हैं जैसा कि कोई मतलब जो है ना बड़ा दुखी इंसान। तो ये क्या हो गया, ये सिमिली आ गई। विच शुड आल्सो फॉर्म द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी स्टडीज। तो वो कहता है कि इस तरह स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, ये इस हमारी मतलब सेंसेस को अपील करता है और इसको ऐसे ही सोल ऑब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी स्टडीज में मतलब करना चाहिए इसको स्टडी एनालिसिस का। द एस्थेटिक वैल्यू और पर्पस ऑफ आर्ट embodied in the devices consist in creating in readers or viewers a heightened awareness, making them see things anew। वो कहता है कि ये एक नए तरीके के साथ मतलब ये आगे इसमें डीफेमिलियराइजेशन, मतलब आपको फेमिलियर चीज़ों को इस तरह घुमा के बयान किया जाए, उसे कहते हैं डीफेमिलियराइज। ठीक है जी, स्ट्रेंजली मतलब आप चीज़ों को लोगों को बयान करना, प्रेजेंट करना, दैट इज लिटरेरीनेस। ठीक है जी, ये चीज़ वो कॉलेज फ्रेशनेस ऑफ सेंसेशन अजरा पॉइंट्स मेकिंग इट न्यू। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है ना ये वो कहता है कि ये आर्ट है और लिटरेरीनेस है, इसके अंदर आर्ट चाहिए, स्किल चाहिए, और ये इसलिए ही जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो बड़ा काम कर जाते हैं। ठीक है जी, जैसे इसने भी एग्जांपल दिए, मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, आपने जॉन कीट्स पढ़ा होगा, उसकी एक जो है ना पोइम है और टू नाइटिंगेल। ठीक है जी, उसके अंदर जो है ना उसको इस तरह बयान किया गया है जैसे नाइटिंगेल जो है ना वो बर्ड भी एक ऑन वन हैंड और द अदर हैंड जो है ना वो पोइट का भी पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा है। तो मतलब इस तरह नैरेटोलॉजी बयान की गई है, इस तरह ये लिटरेरीनेस को क्रिएट किया गया है। हर्ड माय लेडीज आर स्वीट एंड दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ठीक है जी, तो ये इस तरह की बातें तो युग्मा और इस तरह के सेंसेस को मतलब ये एक एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है जो हमारे सेंसेस को अपील करती है। तो इस तरीके के साथ तो मेकिंग इट न्यू कि आप हर तरह ये एक उसकी जो है ना ये टर्म है। ठीक है जी, तो डिफेमिलियराइजेशन, तो मेकिंग इट न्यू कि हर दफा आर्ट के अंदर आप इस तरह क्रिएट करें कि कोई भी चीज़ है ना वो कहें कि इट इज़ अ यूनिक आर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, कि फॉर्म की जो क्रिएशन है दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन आर्टिस्ट टू अनदर। ठीक है जी, उसके बाद विक्टर शेल्वस्की के बारे में बताया गया है कि वॉज बोर्न इन 1893 एंड ही डाइड इन 1984। तो आर्ट मेक्स द फेमिलियर स्ट्रेंज सो दैट इट कैन बी फ्रेशली परसीव्ड। तो वो कहता है कि यही तो बात है कि स्ट्रेंजनेस क्रिएट किया जाए, उसके अंदर फैंटेसी क्रिएट की जाए और इस तरह लोगों को अच्छी भी लगे और वो मतलब इतना बुरा भी ना लगे, जैसे एनिमल फॉर्म है। ठीक है जी, इनका रशियन का ही बैकग्राउंड में है कि मतलब उसका भी एग्जाम्पल दी गई, मैं बता रहा हूँ कि मतलब वो जानवरों के ऊपर एक सारी कहानी है। एनिमल फॉर्म के अंदर वो रिफॉर्म चाहते हैं और वो मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है। तो ऑन द वन हैंड जो है ना उसको स्ट्रेंज तरीके के साथ बयान किया गया है, और हालांकि इससे पहले बहुत सारे ट्रिटाइज लिखे जा रहे थे, बहुत सारे वर्क लिखे जा रहे थे जो कम्युनिज्म के ऊपर लिखे जा रहे थे कि मतलब किस तरह जो है ना वो मतलब कम्युनिज्म जो है वो लोगों को मतलब जो है ना अपर क्लास किस तरह खा रही है। ठीक है जी, तो उसका मतलब जो है ना बात उन्होंने इस स्ट्रेंज तरीके के साथ कर दिया कि किसी को बुरा भी लगा, और वो इतना ज्यादा उसके अंदर पॉलिटिकल कॉनोटेशन है कि मेरे ख्याल से कोई भी बंदा जो पॉलिटिक्स को समझना चाहता है वो एनिमल फॉर्म को पढ़े बगैर समझ ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो हालांकि वो एलिगोरिकल कहानी है, तो ये एलिगोरिकल टच देना भी आर्टिस्ट की मतलब काम है, और उन्होंने स्ट्रेंज तरीके के साथ बयान करें और बात मकसद जो है ना वो आपके कंटेंट्स लैंग्वेज से क्लियर हो। टू डू दिस इट प्रेजेंट्स इट्स मटेरियल इन अनएक्सपेक्टेड इवन आउटलैंडिश वेज, द शॉक ऑफ द न्यू। कि मतलब जो बंदा देखे पढ़े वो कहे कि वो व्हाट इज दिस, तो आई हैवंट एक्सपेक्टेड सच अ थिंग। तो इस तरीके के साथ उन्होंने ये बताया है कि हम इस तरीके के साथ चीज़ को बयान करें, जैसे मैंने एग्जांपल भी दे दिया है एनिमल फॉर्म की, कि वो सारा का सारा जो है ना वो भी जो क्या नाम है ये जो क्या नाम है ये पिग्स हैं, उनके ऊपर कहानी सारी बनी हुई है, और एक साइड पे जो दूसरे एनिमल्स हैं। ठीक है जी, और ये पिग्स एक साइड पे जाते हैं, यानी कि एक क्लास जो है वो अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को मतलब जो है चीट कर रही है, दूसरे एनिमल्स सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनसे, और वो बेचारे रिफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से प्रोटेस्ट भी रेज करते हैं, बट वो दे कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग दैम। और वो उन्होंने कोशिश ये की थी पहले कि हम अपने मालिक से जो है ना वो मतलब जो है ना वो जान छुड़ा लें इस फॉर्म को, जानवरों के पास आ गई। लेकिन जानवरों के पास आने के बावजूद जो है ना उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी, क्योंकि पावर जो है वही इंसान को अब्यूज करने के लिए काफ़ी होती है। तो उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया और उसके बाद जो है ना तो सब लोगों को एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन दूसरे जो है ना हुआ, और आखिरकार जो है ना वो फॉर्म जो है
वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर टेकअप कर लिया और वो आपस में लड़ना शुरू हो गया। जिस तरह हमारे यहाँ अब अगर पॉलिटिक्स में भी आप देख लें कि एक साइड पे पीटीआई है, दूसरी साइड पे पीएमएलएन है, वो लड़ तो रहे हैं, तो आखिरकार किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? हम लोगों लेमैन को, ठीक है। तो इस तरीके के साथ पॉलिटिक्स कॉनोटेशन वो समझाने के लिए उन्होंने एनिमल फॉर्म के साथ मेक इट स्ट्रेंज, ठीक है जी। और बिल्कुल फ्रेशली न्यू एक्सपीरियंस था, लोगों ने बड़े आराम से इसको हजम भी कर लिया, और जो वहां पर जिनके ऊपर स्टायर हो रहा था, जिनको टारगेट किया जा रहा था, उनको भी इतना बुरा ना लगा। तो इस तरीके के साथ ये कहानी विक्टर शेल्वोस की जो है, एंड सो held accountable for nothing, life fades into nothingness. Automation eats away at things, at clothes, at furniture, at our wives, and at our fear of war. And so, in order to return sensation to our limbs, in order to make us feel object, to make a stone feel stony, man has been given the tool of art. तो कहता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए जो ऑटोमेटिकली जो चीजें आती हैं वो इतना ज्यादा हमारे लिए इम्प्रेस नहीं करती, लेकिन जो आर्ट के जरिए चीजों को समझाया जाता है और उनके साथ क्रिएट करके लोगों को फिगर्स बताए जाते हैं और इस तरह उनको प्रेजेंट किया जाता है, तो दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ आर्ट। तो आर्ट किसे कहते हैं? स्किल को, ठीक है जी। उसके बाद जी, द पर्पस ऑफ आर्ट देन इज टू लीड अस टू अ नॉलेज ऑफ अ थिंग थ्रू द ऑर्गन ऑफ साइट इंस्टेड ऑफ रिकग्निशन। तो मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया जा रहा है कि लैंग्वेज जो है हमारी सेंसेस को अपील करेगी। बाय एस्ट्रेंजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेटिंग फॉर्म, द डिवाइस ऑफ आर्ट मेक्स परसेप्शन लॉन्ग एंड लेबोरियस। तो ये हमारी परसेप्शन को ज्यादा अपील करती है। जैसे मैंने अभी कॉनोटेशन तो सारी पॉलिटिकल जो है ना डिस्टर्ब आ रहे थे, ठीक है जी, इंट्रिकेसीज के, लेकिन यहाँ पर हमने मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि जो है वो बता रहा है कि मतलब इंसानों के जरिए, बात तो इंसानों की हो रही है लेकिन जानवरों के जरिए कर रहे हैं, ठीक है। द परसेप्चुअल प्रोसेस इन आर्ट हैज अ पर्पस ऑल इट्स ओन, ठीक है जी। तो एक मिनट, द परसेप्चुअल प्रोसेस इन आर्ट हैज पर्पस ऑफ ऑल इट्स ओन एंड आउट टू बी एक्सटेंडेड टू इट्स फुलेस्ट, ठीक है जी। तो ये प्लीज़ मुझे ये अभी पता नहीं चल रहा कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। जी बेटा अब आ गया ये टाइम। तो the perceptual process in art has a purpose all its own and out to be extended to its fullest। कहता है कि इसका अपना एक परसेप्चुअल प्रोसेस है जो हमारी सेंसेस को अपील करता है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच बनते हैं, तो मतलब इनका एक अपना पर्पस है। और ये पर्पस उस तरह कन्वे हो सकता है जब हम इस आर्ट को बनाएं, क्योंकि वो कहता है कि जो हमारी जो फॉर ग्रांटेड होती हैं चीज़ें, हम उनको देख रहे होते हैं, लेकिन एक स्ट्रेंज तरीके के साथ चीज़ों को कंसेप्ट हमारे में डाला जाए तो हम उनको ज़्यादा फेमिलियर तरीके के साथ देख, हालांकि वो हमारी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को ही वो जो है ना डिफेमिलियराइज कर रहे होते हैं। तो ये एक आर्ट है डिफेमिलियराइजेशन की, ठीक है जी। तो इसे क्या कहते हैं? टू मेक द फेमिलियर स्ट्रेंज, द शॉक ऑफ द न्यू इज, ठीक है जी। तो ये बस यही है कि हम हैरान हो जाते हैं कि बात तो हमने वैसे पहले भी जानी हुई थी, बट सियासत के बारे में जैसे हम पहले जानते थे, लेकिन जैसे एनिमल फॉर्म ने हमें वो कर दिया है इतना ज़्यादा कि मतलब जो है वो हम लोग जो है ना हैरान हो जाते हैं। तो डेफिमिलियराइजेशन और स्ट्रेंजमेंट, ठीक है जी। तो इसके बारे में उसने एनकरेजिंग पीपल टू सी कॉमन थिंग्स एज स्ट्रेंज, वाइल्ड और अनफेमिलियर, ये आर्ट है, ठीक है जी। तो ये देखिए जैसे उसने हाथ बनाया, हाथ के अंदर से वो मतलब जो है ना वो चीज़ों को दिखा रहा है। तो डिफेमिलियराइजेशन व्हाट इज नोन इन ऑर्डर टू नो इट डिफरेंटली और मोर डीपली, मतलब जो आप जानते हैं उसको भी आप डिफरेंटली डीपली एनालाइज तब कर सकते हैं जब हमारे एस्थेटिक सेंसेस को अपील कर रहे हैं। तो ये एक टेक्निक है। द टेक्निक ऑफ आर्ट इज टू मेक ऑब्जेक्ट अनफेमिलियर। तो यही आर्ट की टेक्निक है कि हम उन चीज़ों को, अनफेमिलियर चीज़ों को हमारे लिए जो है ना ऑब्जेक्ट्स अनफेमिलियर, टू मेक फॉर्म्स डिफिकल्ट, टू इंक्रीज द डिफिकल्टी एंड लेंथन ऑफ परसेप्शन। तो लेंथ ऑफ परसेप्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस परसेप्शन इज एन एस्थेटिक। जो हमारी परसेप्शन होती है वो हमारी उसका जमालियाती चीज़ों के साथ होता है। जैसे हम कोई चीज़ को, हमें कहा जाता है कि कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है जी, उसमें मतलब डॉग इज बार्किंग, तो ये हमारी देखें बार्किंग में हमने कभी कुत्ते को भौंकता हुआ सुना होगा, तो ये हमारी सेंसेस को अपील कर रहा है, एंड इट सेल्फ एंड मस्ट बी प्रोलॉन्ग। और इसको आर्ट इज अ वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज art exists that one may recover the sensation of life. It exists to make one feel things, to make the stone stony। तो वो कहते हैं आर्ट का यही काम है कि वो हमें फील करवाए, ठीक है जी, कि किस तरह की चीज़ों को देखा गया है। जैसे मैंने अभी आपको जॉन कीट्स भी की भी एग्जांपल दी थी, ठीक है जी। उसमें भी बताया गया था कि किस तरीके के साथ जो है ना
वो नाइटिंगेल को मतलब जो है ना, हालांकि आम एक बर्ड है, लेकिन उसने इतना डिफिमिलराइज कर दिया हमारे लिए, वो एक आर्टिस्टिक फीचर बन गया। नाइटिंगेल जो है ना, वो कहता है कि किस तरह तुम जो है ना एक इमॉर्टल बर्ड हो, और तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत स्पेल बाउंडिंग है, और वो इस तरीके के साथ। और हमें देखें, वो उसने अपना लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरीनेस और अपने नैरेटोलॉजी को सामने लाते हुए एक मतलब बात इतनी अच्छी कर गया कि हमें वो अपील कर जाती है हमारी सेंसेस को। हालांकि तो हमने नाइटिंगेल जो है वो देख सुना होगा, हमने तो इग्नोर कर दिया होगा। तो ये आर्ट जो थी वो किसने क्रिएट किया? उसके क्रिएटर ने। ठीक है, तो इस तरीके के साथ। और ठीक है जी, तो इसके बाद जो है ना, हम जो हमारी नेक्स्ट जो चीज़ें रहती हैं वो हम इंशाल्लाह ताला कल शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बताएं। ठीक है जी, तो ये आगे मैं एक स्लाइड और मुकम्मल कर दूं, तो फिर फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंडिंग जो इसका फोर्थ है मेजर फीचर, ठीक है जी, रशियन फॉर्मलिज्म का, वो हम कल करेंगे। और फर्दर कुछ एग्जांपल्स होंगे पोइम में से, वो भी हम कर लेंगे। हाउ इज डीफेमिलाइजेशन अचीव्ड इन अ टेक्स्ट? ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि उसने सारा बताया, इट इज अचीव थ्रू फोरग्राउंडिंग। तो कहता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए डिफेमिलाइजेशन के लिए? एक टेक्निक चाहिए होती है फोरग्राउंडिंग की। फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग में ये चीज़ प्लान की जाती है कि हमने किन इंसिडेंट्स को पहले हाईलाइट करना है और किन चीज़ों को छुपाना है, किन एस्पेक्ट को, ताकि उसके अंदर लोग जो है ना वो इंटरेस्ट लें, डेवलप हो क्यूरियोसिटी, और फिर वो उससे कुछ नई चीज़ सीखें, और ये चीज़ जो है उनके लिए अपीलिंग हो, उनके माइंड्स के अंदर उतरे। बजाय इसके कि ज़ाहिर है पहाड़ तो हर एक बंदे ने देखे हैं, बर्ड्स सुने होंगे आवाज़ें, लेकिन जो पोइट्स बनाते हैं और उनको किस तरह उन्होंने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में लेके जानी है चीज़ें, अब आपको पता चल गया जी। इसमें हमने इसकी नैरेटोलॉजी के बारे में पढ़ा, किस तरह प्लॉट स्टोरी एक रॉ फॉर्म में होती है, प्लॉट क्रिएट किया जाता है, और फिर उसके बाद नैरेटिव पर्सपेक्टिव कौन से होते हैं, फिर लिटरेरीनेस क्या है, लिटरेरीनेस में स्टाइलिस्टिक फीचर्स आ जाते हैं उसके, मतलब राइम रिदम की बातें हो जाती हैं, उसके फॉर्म का ख्याल होता है, फिर उसके डिफिमिलराइजेशन आ गई। डिफिमिलराइजेशन में एक बात तो वही है, पुरानी बात है, लेकिन अनफेमिलियर तरीके के साथ जो ना आप उनको कर रहे हैं, मेक इट स्ट्रेंज एंड मेक इट न्यू, यही इसका बड़ा नारा है विक्टर शलोस्की का, और यही रशियन फॉर्मलिज्म का फाउंडर है। और फिर आगे ये बताया गया कि डिफेमिलियराइजेशन जो है वो किस तरीके के साथ अचीव की जा सकती है, बाय यूजिंग फोरग्राउंडिंग एंड बैकग्राउंडिंग। ठीक है जी, तो कोई चीज़ जो है ना फोरग्राउंड में रख के उसका मीनिंग दिया जाता है, और कुछ चीज़ें जो है ना उनको बैकग्राउंड में रख के उनका पर्पस जो है ना वो सर्व किया जाता है। तो ये भी एक जो है ना आगे हम इनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फर्दर जो है ना वो कल हम फॉर्मलिज्म को फर्दर डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, या पिछले से जो आपने पढ़ा था वो भी आप लोग डिस्कस किया करें। ठीक है जी। जी, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ठीक है जी, और उसके अलावा अटेंडेंस वगैरह ले लिया करें बेटा, खुद ही मुझे हर दफ़ा ना बताना पड़ा करे। ठीक है जी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू क्रिटिसिज्म एंड, ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म? ठीक है जी, तो ये क्या डिफरेंस है, क्या इनके दरमियान जो है ना फ़र्क है? तो प्लीज़ आप लोग मुझसे डिस्कस करें, बताएं जी, कोई भी स्टूडेंट। ये दोनों ही कॉमनली जो है ये टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है जी, दोनों ही टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने जो है वो प्री कंसीव नोशन, सोशो पोलिटिकल चेंजेस और बैकग्राउंड ऑफ बायोग्राफिकल फीचर्स, इन्होंने सबको अबंडन कर दिया। लेकिन मैंने बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता फिर थीरीज जो थी ये लिबरल ह्यूमनिज्म से ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, तो दे वर द अर्लीस्ट फाउंडर, राइट। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो था वो मतलब जो है ना इनको सबको चैलेंज हो जाना है सब ने, कि लैंग्वेज के अपना कोई मीनिंग नहीं है, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। फिर स्ट्रक्चरलिज्म बनेगा, फिर उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उनको भी तो डीकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वो कहता है कि लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर रही होती है मीनिंग्स। ठीक है जी, तो एक इस चेन बन रही होती है, पैराडिग्मेटिक चेन। फिर बाद में जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वाले वो और डीकंस्ट्रक्शन वाले वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मतलब हर चीज़ को डिफरेंस से समझा, जैसे मैन, और उसको अगर देखा जाए तो उसका डिफरेंस किसके साथ बन रहा है, वुमेन, बाइनरी अपोजिशन। तो कहते हैं कि नहीं, मतलब जो है ना ये डिफरेंस जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो इस यानी कि हर थी ने बाद में चैलेंज हो जाना है, लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं हमारे लिए, एक नई आइडियाज़ आते हैं, थी पूरा मुकम्मल जो है ना एक हमारे तक आइडियाज़ आ रहे होते हैं, और हम उनको मतलब जो है ना मुख्तलिफ तरीके के साथ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ राइटर जो है ना उसको
और जो है ना वो सब सब्सक्राइब करते हैं, कुछ उनके साथ अपोज करते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन मुझे बताएं जी। ठीक है जी, नहीं तो आप लोग डिस्कस किया करें, मैंने बताया था जैसे पता, फिर मुझे पता चले कि आप लोगों ने पिछले स्लाइड्स को भी और लेक्चर को भी पढ़ा है और सुना भी है। ठीक है जी, तो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ मुझे बता दे थोड़ा सा, अब पिछले लेक्चर के बारे में बता दें या इस लेक्चर के बारे में बता दें कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। मैंने वैसे रिव्यू करती है, अगर आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है जी। जी हेलो बेटा, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, ये बता रहे। जी बेटा, लास्ट मिनट हमारा चल रहा है जी, स्टूडेंट शेयर करना चाह रहा है तो मुझे बताएं ज़रा। ठीक है जी। आर्ट एग्जिस्ट दैट वन मे रिकवर द सेंसेशन ऑफ लाइफ, इट एग्जिस्ट टू मेक वन फील थिंग्स, टू मेक द स्टोन स्टोनी। मतलब ये देखिए, हमारी 5 सेंसेस को अपील करना ये आर्ट का ही काम है। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो आप लोगों को क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हुआ करे तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है जी, तो प्लीज़, ये बड़ी टेक्निक है। ठीक है जी, तो अनफेमिलियर वाली, टू मेक फॉर्म डिफिकल्ट, टू इंक्रीज द डिफिकल्टी एंड लेंथ ऑफ परसेप्शन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज एन एस्थेटिक एंड इन इटसेल्फ एंड मस्ट बी प्रोलॉन्ग। और मतलब हमारे एस्थेटिक एंड्स को जब कोई चीज़ अपील करेगी तो डेफिनेटली कंटेंट्स भी उसके मुताबिक। आर्ट इज़ अ वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी।